प्रिय विद्यार्थियों, कल हम भारत के संविधान की विशेषताओं की बात कर रहे थे। आज वहीं से शुरू करते हैं। कल हमने दो विशेषताएं इसकी देख ली थी, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान और दूसरा विश्व का सबसे बड़ा संविधान। आज हम इसकी आगे की विशेषताओं की बात करेंगे। तो तीसरी विशेषता के रूप में हमें प्रस्तावना की बात करते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में संविधान के मूल आदर्शों को समाहित किया गया है, अर्थात संविधान में किन किन बातों के बारे में विशेष रूप से उल्लेख होगा, उस सब का संक्षिप्त उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में। 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान बन के तैयार हुआ, उस समय जो देश के संविधान की प्रस्तावना थी वो इस प्रकार से थी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने व उन्हें विचार, अभिव्यक्ति, प्रेस, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता तथा उनमें देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने का विश्वास उत्पन्न करने के लिए आज अपनी इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 तदनुसार माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2007 विक्रमी को एतद द्वारा इसे अर्थात संविधान को आत्मार्पित, अधिनियमित व अंगीकृत करते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना के महत्व को देखते हुए इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है। ध्यान रखना, अगर प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तब हम उत्तर देंगे अनुच्छेद 32 को। सामान्य रूप से प्रश्न पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो उत्तर आएगा संविधान की प्रस्तावना को। इसके बाद अगली जो विशेषता है वो लिखित एवं निर्मित संविधान। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, अर्थात इसको लिखा गया है, और एक निर्मित संविधान है, अर्थात इस संविधान को बनाया गया है। भारत के संविधान को बनाने का कार्य संविधान सभा द्वारा किया गया। इसको संविधान सभा ने 1946 से लेकर के 1949 तक बनाया। अगर हम तिथि की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को बनाने का कार्य किया। संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। इस पर लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान एक लिखित संविधान है, एक निर्मित संविधान है। इसके बाद हम इसकी अगली विशेषता की बात करते हैं, और वो है संसदीय शासन व्यवस्था। कक्षा 11 में आपने संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। संसदीय शासन व्यवस्था वह होती है जिसमें कार्यपालिका अर्थात सरकार, बोलचाल की भाषा में इसको कार्यपालिका को सरकार के रूप में ले लेते हैं, जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। भारत में हम भारत की संसद को व्यवस्थापिका कहते हैं। वैसे अगर हम इसको बिल्कुल स्पष्ट करके बात करें तो संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन, अलग अलग देशों में ये लोकप्रिय सदन अलग अलग होते हैं। भारत में जो व्यवस्थापिका है वो संसद के नाम से जानी जाती है। इसके 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा को हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। तो भारत में तो सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर से स्पष्ट कर लें कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगली बात कि इसमें कार्यपालिका अर्थात सरकार तब तक ही अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे व्यवस्थापिका, यहाँ व्यवस्थापिका भारत में संसद और उसके भी लोकप्रिय सदन अर्थात हम भारत के संदर्भ में बात करें तो लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त होता है, तब तक सरकार अपने पद पर बनी रह सकती है। एक बार फिर से स्पष्ट कर लें इसको कि इसकी एक संसदीय शासन व्यवस्था में
जो कार्यपालिका होती है अर्थात जो सरकार होती है वो तब तक अपने पद पर रहेगी जब तक उसे व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन का विश्वास प्राप्त होता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को राज्यों में भी अपनाया गया है, अर्थात राज्यों में भी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति का जो पद होता है वो गरिमा का पद होता है। यहाँ प्रधानमंत्री शासन का सर्वे सर्वा होता है। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। बोर्ड पर ये जो आज का तीनों जो विशेषताएं संविधान की बताई गई हैं उनकी मुख्य बातें अंकित हैं। आप इन्हें अपनी नोटबुक में अंकित कर लेंगे। धन्यवाद।